आरोही के कानों में कई सारे लोगों के चीखने और गिड़गिड़ाने की आवाजें पड़ रही थी और ये सारा भयानक मंजर देखकर आरोही की रूह तक कांप उठी थी। एक पल को तो आरोही का मन हुआ कि वो तुरंत उस जगह से निकल जाए, लेकिन फिर आरोही ने हिम्मत करके अपने हाथ में पकड़े हुए गन के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने मन में कहा, हिम्मत रख आरोही, अगर कुछ हुआ भी तो ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक तेरे पास एडवांस सिस्टम है। ये सब अपने मन में सोचते हुए आरोही उस कमरे के अंदर जाने लगती है। आरोही जैसे जैसे अंदर जा रही थी उसे वहां कई सारे लोगों की लाश और उसके कटे हुए सर और बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे और उन सभी बॉडी पार्ट्स को देखकर आरोही अंदर से बुरी तरह घबरा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ रही थी ताकि वो पता कर सके कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, जिस वजह से वो लगातार उस कमरे के अंदर बढ़ती ही जा रही थी जहां से उसे कई सारे लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और फिर चलते चलते अचानक आरोही का पैर किसी चीज से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो अचानक लड़खड़ा जाती है, लेकिन वो तुरंत ही खुद को संभाल कर जैसे ही नीचे की तरफ देखती है तो वहां एक सामान पड़ा होता है। उस सामान को देखकर आरोही अंदर तक कांप उठती है और उसके मुंह से अचानक ही एक चीख निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक इंसान इस समय लगातार अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके कमरे का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी अलार्म के बजते ही उस इंसान की नजरें जब तक लैपटॉप की स्क्रीन पर बनी हुई थी वो अचानक ही सतर्क हो जाती हैं और वो तुरंत अपनी सतर्क निगाहों को लैपटॉप की स्क्रीन पर से हटाकर उस सिक्योरिटी अलार्म की तरफ कर देता है। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुलता है और एक 24 से 25 साल का व्यक्ति भागते हुए उसके सामने आकर जमीन पर बैठ जाता है और फिर वो हड़बड़ाहट और टेंशन में उससे कहता है, हमारे सीक्रेट चैम्बर के अंदर किसी ने घुसपैठ की है। उस व्यक्ति की बात सुनकर लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहा वो व्यक्ति अपनी चेयर से खड़ा होकर उस शख्स की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, इस समय सीक्रेट चैम्बर में कौन है? उस शख्स का सवाल सुनकर वो आदमी घबराते हुए उसे जवाब देता है, बॉस, इस समय सीक्रेट चैम्बर में मैडम। लेकिन इससे आगे वो शख्स कुछ कह पाता उसके बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं और वो तुरंत गेट की तरफ जाते हुए अपनी सर्द आवाज में ही कहता है, तुरंत इसी वक्त सीक्रेट चेम्बर की तरफ चलो। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर वो शख्स तुरंत अपना सर झुकाकर जी बॉस में जवाब देता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आरोही धीरे धीरे सावधानी के साथ उस कमरे के अंदर बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तक उस कमरे के अंदर आगे बढ़ते रहने के बाद आरोही खुद को एक बहुत ही ज्यादा भयानक जगह के अंदर पाती है जो देखने में किसी नरक से कम नहीं थी। आरोही जब अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर चारों तरफ देखती है तो उसे अपने सामने ढेर सारी आग की भट्टियां दिखती हैं जिनमें इस समय कई सारी आयरन रॉड पड़ी हुई थी। वो मंजर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आरोही इस समय नर्क में आकर खड़ी हुई हो। आरोही अभी उसी तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए देख रही थी कि तभी उसके कानों में एक और इंसान की भयानक चीखने की आवाज पड़ती है, आ प्लीज जाने दो, हमें छोड़ दो, आ। उस इंसान की भयानक चीख सुनकर आरोही तुरंत अपना ध्यान उस भट्टी की तरफ से हटाकर तेजी से उस तरफ बढ़ने लगती है जहां से चीख आ रही थी। आरोही जैसे ही उस जगह पहुंचती है तो उस जगह का मंजर देखकर वो बुरी तरह सहम जाती है। आरोही अपने ठीक सामने काले कपड़े पहने हुए एक शख्स को देखती है जो इस समय अपने हाथों में अंगारों सी धधकती हुई आयरन रॉड को पकड़े हुए खड़ा था और उसके सामने एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ था और वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था और अपने जान की भीख मांग रहा था। जमीन पर गिरे हुए शख्स के पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं बचा था और वो काले कपड़ों वाला शख्स अपने हाथ में उस लाल गर्म रॉड को पकड़े हुए उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। और फिर उस काले लिबास वाले शख्स ने उस जमीन पर गिरे हुए शख्स की तरफ देखकर अपनी नफरत से भरी हुई आवाज में उससे बोला, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें किस गुनाह की सजा मिल रही है। जिस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि तुम्हारे किए कि तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी रूह भी मुझसे मौत की भीख मांगेगी। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था उसकी सजा मौत से भी बदतर देने की मैंने कसम खाई थी। अब वक्त आ गया है तुम सबको तुम्हारे किए हुए कर्मों की सजा देने का। आरोही के कानों में जैसे ही उस शख्स की आवाज पड़ती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। लेकिन आरोही इससे पहले कुछ और सोच या समझ पाती कि उससे पहले ही अपनी बात खत्म करके उस औरत ने अपनी हाथ में रखी हुई आयरन रॉड को तुरंत ही उस जमीन पर पड़े हुए शख्स के चेहरे पर रख दिया,
जिससे उस आदमी के चेहरे की पूरी स्किन जलने लगती है और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल पड़ती है, आह आह आह। लेकिन उस औरत पर तो जैसे उस दर्द के इंसान और उसके चीखने का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो औरत उसके सामने उस आयरन रॉड को धीरे धीरे उसके चेहरे से नीचे लाते हुए उसके पूरे नंगे बदन पर चलाने लगती है, जिसकी वजह से वो शख्स और भी भयानक तरीके से तड़प कर चिल्लाने लग जाता है, आह आह आह। अपने सामने हो रहे उस भयानक और खतरनाक मंजर को देखकर आरोही के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो अपने कांपते हुए हाथों से अपनी गन पर अपनी पकड़ मजबूत करके उस गन को उस औरत के ऊपर पॉइंट करते हुए उसे वार्न करती है, हैंड्स अप। अभी के अभी अपने हाथों से उस आयरन रॉड को फेंक कर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। अचानक खुद के काम में किसी को ऐसे डिस्टर्ब करता हुआ सुनकर वो औरत, जिसके हाथ में आयरन रॉड थी, उसकी आंखें बेइंतहा गुस्से और नफरत से जलने लग जाती हैं और वो अपनी जलती हुई आंखों के साथ जैसे ही पलट कर देखती है तो अपने सामने आरोही को देखते ही उसके हाथ से वो आयरन रॉड जमीन पर छूटकर गिर जाती है और वो आरोही को काफी शौक के साथ देखते रह जाती है। कुछ देर तक वो ऐसे ही आरोही को शौक के साथ देखती है। फिर अचानक उस औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी आंखों में उसी ममता और खुशी के आंसू लिए हुए अपने सामने खड़ी आरोही की तरफ एकटक देखती रहती है। वहीं जैसे ही वो औरत पलटकर आरोही की तरफ देखती है तो आरोही भी उस औरत का चेहरा देखने के लिए उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई देता क्योंकि उस औरत ने अपना पूरा चेहरा इस समय एक ब्लैक कलर के स्कार्फ से कवर किया हुआ था। उस स्कार्फ में उसकी आंखों को छोड़कर उसका पूरा चेहरा कवर हो रखा था, जिस वजह से आरोही को उस औरत का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आरोही को उस औरत की आंखें जरूर दिखाई देती हैं, जो इस समय अपनी भरी हुई आंखों से आरोही की तरफ ही लगातार देखे जा रही थी। उस औरत की आंखों में देखते हुए न जाने क्यों पर आरोही को उस औरत से एक अलग ही लगाव महसूस हो रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आरोही को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपने मन ही मन में खुद से कहती है, इस औरत की आंखों में देखते हुए मुझे कैसे एक अपनापन सा फील हो रहा है। आखिर क्या नाता है मेरा इस औरत के साथ? आखिर कौन है ये औरत और ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आरोही के दिमाग में ऐसे ही हजारों सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब आरोही के पास भी नहीं था। आरोही अपने ख्यालों में ये सब सोच रही थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है और उसका मकसद क्या है। इसलिए वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आकर और अपने दिमाग में आ रहे हर एक सवाल को झटक कर खुद के दिमाग से दूर करते हुए उस औरत की तरफ अपनी गन पॉइंट करके सख्त लहजे में उससे सवाल करते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और तुम क्यों इन लोगों को ऐसे क्रूरता से मार रही हो? तुम्हें आर्मी एरिया में घुसने की इजाजत किसने दी? खुद के ऊपर आरोही की गन पॉइंट होने और उसके ऐसे सख्ती से सवाल करने पर वो औरत बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करती और वो लगातार अपनी आंखों में आंसू लिए हुए आरोही की तरफ ही देखते रहती है। वहीं अपने सवाल का कोई जवाब ना मिलने पर आरोही की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और फिर वो अपनी गुस्से से भरी हुई आंखों के साथ एक सख्त आवाज में दोबारा उस औरत से सवाल करते हुए कहती है, देखो मैंने तुमसे कुछ पूछा है, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो। इतना कहकर आरोही अपने हाथों में पकड़ी हुई गन पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उस औरत की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं वो औरत अब भी आरोही के सवालों का कोई जवाब ना देते हुए लगातार आरोही की तरफ ही देखे जा रही थी और उसकी आंखों के किनारों से लगातार आंसू की बूंदें टपक रही थी। वहीं अब भी उस औरत को अपने सवाल का कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर आरोही काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उसे आखिरी वार्निंग देकर कहती है, देखो मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ मुझे तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ तक कैसे पहुंची और तुम्हारा मकसद क्या है? तुम क्यों इन लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रही हो? अगर तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना आज तुम जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहते हुए आरोही उस औरत के ठीक सामने आकर उसके माथे पर अपनी गन सटा देती है, लेकिन वो औरत अब भी आरोही के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी और लगातार उसकी तरफ अपनी नम आंखों से देखी जा रही थी, जिसे देखकर आरोही का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और फिर वो गुस्से से उस औरत की तरफ देखकर अपने दांत पीसकर उससे कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देती हूँ। लेकिन इससे पहले आरोही उस पर गोली चलाती कि तभी आरोही के कानों में उस औरत की धीमी और कोमल आवाज पड़ती है, आपके हाथों से तो मुझे मौत भी मंजूर है लिटिल प्रिंसेस, और मेरा इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा
कि मुझे आपके हाथों से मौत मिलेगी। ये मेरी खुशकिस्मती है। उस औरत के कहे हुए शब्द सुनकर आरोही हैरान हो जाती है और फिर उसके दिमाग में उस औरत के शब्द लगातार घूमने लग जाते हैं। उस औरत का कहा हुआ वो शब्द लिटिल प्रिंसेस आरोही के दिमाग में लगातार बार बार गूंजता जा रहा था। और फिर अचानक ही आरोही के सामने एक धुंधली सी तस्वीर आने लगती है, जिसमें एक औरत एक नवजात बच्ची को अपनी गोद में उठाकर भागते हुए ले जा रही थी और उस बच्ची के कानों में कह रही थी, लिटिल प्रिंसेस, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कौन है ये नकाबपोश औरत और क्या रिश्ता है इसका आरोही से? जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।